सभी को नमस्कार। मैं रंजन कुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संगत शिक्षा में। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार में बाढ़ की प्रकृति की कि बार बार बिहार जैसे प्रदेश में बाढ़ क्यों आता है और इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं तथा इनसे निपटने के क्या क्या उपाय हैं। दोस्तों, हम लोग बाढ़ की परिस्थितियां जानने के पहले बिहार की भौगोलिक परिस्थितियां के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, बिहार की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है गंगा का मैदानी क्षेत्र जो लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर मानी जाती है। गंगा नदी बिहार के समतल मैदान में दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक है उत्तर गंगा का मैदान तथा वहीं दूसरा है दक्षिण गंगा का मैदान। दोस्तों, इस क्षेत्र में बिहार में बाढ़ का प्रभाव कम दिखता है। दोस्तों, वहीं दूसरा क्षेत्र है शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे सा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके 3 उप भाग भी हैं। पहला है रामनगर दून, दूसरा है सोमेश्वर पहाड़ी तथा तीसरा है दून घाटी। दोस्तों, यही प्रमुख क्षेत्र हैं जहां बिहार बाढ़ की विभीषिका से बार बार परेशान होता रहा है। बिहार हर बार बाढ़ का दंश झेलता रहा है। करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग और मवेशी मरते हैं। कई लापता हो जाते हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। करोड़ों रुपए की फसल जलमग्न हो जाती है। एक प्रकार से बाढ़ बिहार में सालाना त्रासदी बन चुकी है जो हर साल आती ही है। यही कारण है कि बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका बन चुका है। उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाली देश की कुल आबादी में 22.1% आबादी बिहार की ही मानी जाती है। इससे बिहार में बाढ़ से होने वाली विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन बिहार को अभी तक बाढ़ से निजात नहीं मिल पाई है। हालांकि बिहार में बाढ़ आने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण बिहार की भौगोलिक परिस्थितियां को माना जाता है। बिहार में बाढ़ आने के प्रमुख 4 कारण को माने जाते हैं। पहला है नेपाल जो पानी छोड़ता है तो पूरा बिहार का इलाका डूब जाता है। पिछले 2 हफ्ते से आप लोग देख रहे होंगे कि नेपाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण नदियों के जल स्तर में भारी वृद्धि हुई है। उत्तर बिहार के अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और कटिहार जिला बाढ़ का पानी को दंश को झेलता रहा है। कोसी, कमला, बागमती, गंडक, महानंदा जैसी अनेक नदियां उत्तर बिहार की तमाम छोटी बड़ी नदियों के तटबंधों के किनारे बसे सैकड़ों गांवों को जलमग्न करते हैं। नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है वहां अपने बांधों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसी की वजह से नेपाल के सटे इलाके बिहार के जिलों में बाढ़ आती है। वहीं दूसरा कारण है फरक्का बैराज की वजह से जो कि बाढ़ आता है बिहार में। फरक्का बैराज बनने के बाद बिहार में नदी का कटाव बढ़ा है। सहायक नदियों द्वारा लाई गई गाद और गंगा में घटता जल प्रवाह समस्या को गंभीर बनाते हैं। बिहार में हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियां कोसी, गंडक, घाघरा बहुत ज्यादा गाद लाती है। इससे वे गंगा में अपने मुहाने पर जमा करती है। इसकी वजह से पानी आसपास के इलाकों में फैलने लगता है। नदी में गाद ना हो और जल प्रवाह बना रहे तो ऐसी समस्या नहीं आती। इस बिहार में बाढ़ के तीसरा प्रमुख कारण है जरूरत के हिसाब से तटबंधों का कम होना। 1954 में बिहार में 160 किलोमीटर तटबंध हुआ करता था। तब 25 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ प्रभावित थी। अभी करीब 3700 किलोमीटर तटबंध है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र बढ़कर 68.9 लाख हेक्टेयर हो गया है। जिस तरीके से बाढ़ में इजाफा हो रहा है उस हिसाब से तटबंधों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दोस्तों, बाढ़ आने के चौथा जो प्रमुख रीजन है जलग्रहण क्षेत्रों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र अर्थात कैचमेंट एरिया में पेड़ों की लगातार अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसकी वजह से कैचमेंट एरिया में पानी रुकती ही नहीं है। कोसी नदी का कैचमेंट एरिया 74,000 किलोमीटर है। इसमें से 62,000 किलोमीटर नेपाल और तिब्बत में है।
सिर्फ 11,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ही बिहार में पड़ता है। पहाड़ों पर स्थित नेपाल और तिब्बत में ज्यादा बारिश होती है तो पानी वहां के कैचमेंट एरिया से बहकर बिहार में स्थित निचले कैचमेंट एरिया में आते हैं। पेड़ों के नहीं होने की वजह से पानी कैचमेंट एरिया में न रुककर आबादी वाले क्षेत्रों में फैल जाता है और इसी का कारण है कि बिहार में हर एक वर्ष बिहार के दंश को बिहार झेलता रहा है। 1979 से अब तक अगर बात की जाए तो बिहार में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है, लगभग 8570 लोगों की बाढ़ से विभिन्न कारणों की वजह से मृत्यु हुई है। 25,000 मवेशी और जानवर मारे गए हैं। 7.7 करोड़ हेक्टेयर जमीन पानी में बह गया है। करीब 3 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल बर्बाद हो गई है। फसलों के खराब होने से काफी नुकसान हुए, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ, सार्वजनिक इमारत टूट गए। इन सब कई रीजन हैं जिनसे बाढ़ के दंश को झेला गया है। बिहार के उत्तर में नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र है जहां वर्षा होने पर पानी नारायणी, बागमती और कोसी जैसी नदियों में भर जाता है। ये नदियां बिहार से होकर गुजरती है। नेपाल की बाढ़ भारत में भी बाढ़ का कारण बनती है। यह बाढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार में होती है। सन 2008, 11, 13, 15, 17 और 19 मुख्यतः वे वर्ष रहे हैं जो मुख्य बाढ़ से प्रभावित बिहार को झेलना पड़ा है, जब नेपाल और भारत दोनों देशों में भीषण बाढ़ दर्ज की गई है। कोसी, नारायणी, कर्नाली, राप्ती, महाकाली वे नदियां हैं जो नेपाल के बाद भारत में बहती है। जब नेपाल के ऊपरी हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो तराई के मैदानी भागों में और निचले भूभाग में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। एक बड़ी खामी यह है कि नेपाल के ऊपरी इलाकों में भारी वर्षा की सूचना भारत में देर से मिलती है। समय से सूचना मिलने पर बचाव के काम पहले से किए जा सकते हैं। कई बार अफवाहें भी बाढ़ की हालत को बिगाड़ती रही है, इसलिए विश्वसनीय सूचना नेटवर्क को विकसित करने की आवश्यकता महसूस होती रही है। भारत और नेपाल की सरकारों ने एक दूसरे को बाढ़ की सूचना देने की व्यवस्थित समस्या विकसित की थी, पर इसमें आमतौर पर 48 घंटे का समय लगता है। लेकिन बिहार में बाढ़ का स्थायी समाधान क्या है? राज्य के जल संसाधन मंत्रालय हर वर्ष इस पर टिप्पणियां करती रही है। जब तक नेपाल में कोसी नदी पर प्रस्तावित उच्च बांध नहीं बन जाता, बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं ही मिलेगी। उत्तर बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए 1897 से भारत और नेपाल की सरकारों के बीच सप्तकोसी नदी पर बांध बनाने की बात चल रही है। सन 1991 में दोनों देशों के बीच इसे लेकर एक समझौता भी हुआ था, पर इस परियोजना के साथ बड़ी समस्या के साथ लोग बड़ी संख्या में पुनर्वास की समस्या आई। साथ ही आप लोग देखोगे कि नेपाल के लिए इसमें कोई बड़ा आकर्षण भी नहीं रहा ताकि बांध को जल्दी से बनाया जाए। इस बांध से सिर्फ कोसी क्षेत्र में बाढ़ से राहत मिलेगी। बिहार में कोसी के अलावा गंडक, बागमती, कमला, बलान और महानंदा नदी में भी अक्सर बाढ़ आती रही है। कोसी इलाके में यूं बाढ़ का प्रकोप अब कम होता दिखाई देता है और अन्य नदियां विकराल रूप धारण करते जा रही है। क्लाइमेट चेंज, लैंडस्केप, फ्लड्स एंड फूड प्रोस्पेरिटी पुस्तक में लिखा है कि नेपाल में 7 बड़ी नदियां कोसी में मिलती है, इसलिए नेपाल में इसे सप्त कोसी कहा जाता है। अपने स्रोत से चलकर गंगा में मिलने तक कोसी लगभग 729 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 260 किलोमीटर का इलाका भारत में है। कोसी में पानी का औसत प्रवाह 1564 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। बाढ़ के समय यह प्रवाह 18 गुना बढ़ जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कोसी में सबसे भयंकर बाढ़ अगस्त 1968 में आई थी, जब जल प्रवाह 25,878 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पहुंच गया था। इसके पहले एक और भयंकर बाढ़ अगस्त 1954 में ही आई थी, जब इसमें 24,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड जल प्रवाह देखने को मिला था। दरअसल कोसी की विभिन्न धाराओं के नक्शे 18वीं सदी के प्रारंभ से उपलब्ध हैं। 15 अलग अलग धाराओं में बहने वाली इस नदी के एक धारा से दूसरी धारा में बहने का कारण उसमें आने वाली गाद का रहा है।
ऐसी नदी को एक धारा में बहाने का दुस्साहस 1950 के दशक में हमारे राजनीतिज्ञों और इंजीनियरों ने किया है। जिस नदी का पानी और उसकी गाद 15 धाराओं में किसी न किसी मात्रा में बहती थी, वह एक धारा में सीमित हो गई है। कोसी में हर वर्ष बरसात में पानी बढ़ता रहा है। जून से सितंबर तक मानसून के मौसम में कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में तेज बारिश होती है। हालांकि यहाँ हर साल एक जैसा हालत नहीं रहा है। कोसी जलग्रहण इलाके में बादल फटने की घटनाएं आम समस्या मानी जाती रही है दोस्तों, जिसके दौरान एक दिन में 500 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। दोस्तों, जानकारों के मुताबिक जलग्रहण क्षेत्र में दिखने वाला यह रुझान कोसी के अनोखे और खतरनाक व्यवहार का एक कारण भी रहा है। जानकारों का सुझाव है कि बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम बनाते वक्त इन बातों पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक हो, पहला बात यह है। दूसरी बात, इस पर जितनी लागत आए उसकी तुलना में उससे लाभ ज्यादा हो। और तीसरी बात, बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से बचा जाए। बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से मतलब यह है कि वैसे असर इसमें हो इन कार्यक्रमों की वजह से देखने को मिलते हैं। मसलन नदी के रास्ते में बदलाव, किसी इलाके में पानी जमा होना, बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में बढ़ोतरी। इसके अलावा गाद नदियों की एक बड़ी समस्या बन गई है। दोस्तों, ज्यादातर गाद अपस्ट्रीम बेसिन इलाके से आती है। इसकी वजह से नदी का जल मार्ग भरने लगता है और नदी में पानी इकट्ठा होने की क्षमता भी बढ़ और घट जाती है। जाहिर है गाद बाढ़ की एक मुख्य वजह भी रही है। यह जानकारों का कहना है कि अगर नदी बेसिन इलाके में पेड़ लगाकर वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाए तो नदी में गाद जमा होने की प्रक्रिया बढ़ सकती है, जिससे अंततः बाढ़ का खतरा घटेगा। अब सहायक नदियों के द्वार पर तथा नदी बेसिन इलाकों में छोटे जलाशय और चेक डैम बनाने को बाढ़ रोकने का प्रभावी उपाय माना जा रहा है। इससे सहायक नदियों से आने वाले पानी को नियंत्रित किया जा सकता है दोस्तों, जिससे मुख्य नदी में बाढ़ आने का खतरा भी घटेगा। चेक डैम छोटे आकार के होते हैं, इसलिए इनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, साथ ही इन पर लागत भी कम आती है। सुझाए जा रहे हैं कुछ अन्य उपाय भी सुझाए गए हैं कि नदी के अपस्ट्रीम में जलाशय को बनाना चाहिए, पानी को नहरों से दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहिए, नदी बेसिन इलाके में पानी जमा कर रखने के उपाय करना, कृत्रिम रूप से जमीन के नीचे पानी को निकालना ताकि बाढ़ से आने वाले पानी जमीन सोख ले वगैरह। दोस्तों, इन सब के अलावा और भी कई अन्य उपाय हैं जिस पर भारत सरकार के साथ ही हमारा बिहार सरकार काम करता रहा है। दोस्तों, बिहार में गरीबी की मुख्य वजह बाढ़ ही रही है और इसके अलावा बिहार में सभी को एक साथ आने की जरूरत है ताकि हम बाढ़ के नियंत्रण को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।